स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम महेश भास्कर है और आज अपन पेपर थर्ड पे डिस्कस करेंगे। पेपर थर्ड में भी एक सेक्शन शुरुआत करेंगे इसकी, ताकि आप लोगों को धीरे धीरे मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि RAS में 4 पेपर हैं, 4 पेपर होते हैं। एक पेपर 200 मार्क्स का होता है, टोटल 800 नंबर का आपका मेंस होता है। इसमें जो पेपर नंबर थर्ड है, पेपर नंबर 3 है। अगर आप कभी चाहेंगे तो एक एक्स्ट्रा क्लास लेके 2-3 घंटे की आपको सिलेबस के प्रत्येक बिंदु समझा दिए जाएंगे, चारों के चारों पेपर में कौन कौन से पॉइंट है और इनको कैसे कवर करना है। अभी अपन रिस्ट्रिक्टेड है पेपर थर्ड को लेकर, तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए पेपर नंबर थर्ड, और पेपर नंबर थर्ड के कितने भाग अपन को पढ़ने? 3 भाग। अपने सिलेबस में पेपर नंबर 3 है, उसमें 3 सब्जेक्ट अपन को पढ़ने हैं। सब्जेक्ट तो ज्यादा हैं पर 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला भाग है, इसमें अपन को संविधान पढ़ना होता है, और संविधान के साथ में अपन को अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ना है। यह आपने प्री में पढ़ा होता है, इसका आपको बेसिक आइडिया है। प्री में हमने पढ़ा है संविधान के बारे में, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसा सही सिलेबस मेंस में दिया गया है। इस पे अपने आंसर राइटिंग करेंगे, किस प्रकार से उत्तर लिखे जाते हैं। एक सेक्शन अपने अंतरराष्ट्रीय संबंध है, अमेरिका के साथ भारत के क्या संबंध है, चीन के साथ भारत के क्या संबंध है, रूस के साथ भारत के क्या संबंध है, भारतीय विदेश नीति कैसी है, बात करेंगे इस पर भी। लगभग 10-15 नंबर का आपका IR भी आता है। तो अभी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि साहब ये अंतरराष्ट्रीय संबंध भी पढ़ना पड़ेगा, हो जाएगा धीरे धीरे जब अपने सिलेबस कवर करेंगे तब। दूसरे भाग में अपन को लोक प्रशासन पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में पब एड बोलते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। ये सब्जेक्ट आपने प्री में नहीं पढ़ा हुआ है, ये नया सब्जेक्ट है जो केवल मेंस में लगा हुआ है। हाँ, उन बच्चों का जरूर पढ़ा हुआ जिन्होंने सेकंड ग्रेड की तैयारी करी है, उनके लोक प्रशासन एक सब्जेक्ट आता है कंप्लीट, और ये वाला सिलेबस है वो उधर भी लगा हुआ सेकंड ग्रेड में भी। आपको ध्यान ये रखना कि पब्लिक एड में, चूंकि प्री में तो है नहीं, ये मेंस में अपन को ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा और उसका अपन को आंसर लिख के आना है। तो इसमें बहुत ज्यादा फैक्चुअल डिटेल आपको नहीं याद करनी है, परिभाषाएं नहीं याद करनी है, बुक्स किसने कौन सी लिखी नहीं याद करनी है। और मजे की बात है कि लोक प्रशासन में टोटल जो 11 टॉपिक दिए हुए हैं, उनमें से 4-5 टॉपिक तो पॉलिटी वाले ही इधर वापस पढ़ लेंगे अपन। राज्यपाल पढ़ लेंगे, मुख्यमंत्री पढ़ लेंगे, मंत्री परिषद पढ़ लेंगे, राज्य का सचिवालय पढ़ लेंगे, निदेशालय पढ़ लेंगे, मुख्य सचिव, फिर जिला कलेक्टर की क्या भूमिका है, SDM की क्या भूमिका है, तहसीलदार की क्या भूमिका है, पटवारी की क्या भूमिका है, पुलिस अधीक्षक की क्या भूमिका है, कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण कैसे कैसे किया जाएगा, प्रशासन पर नियंत्रण की विधियां दी हुई है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायिक नियंत्रण, उनकी सीमाएं दी हुई है। कुल मिला के बात यह है कि कुछ आयोग अपन को पढ़ने हैं, मानवाधिकार आयोग पढ़ना है, लोकायुक्त पढ़ना है, RPSC पढ़ना है, चुनाव आयोग पढ़ना है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 पढ़ना है, सुनवाई का अधिनियम 2012 पढ़ना है, कुछ इथिक्स के टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे सत्यनिष्ठा पढ़ना है, गैर तरफदारी पढ़ना है, नैतिकता पढ़ना अपन को, उसके बाद में सामान्य विशेषज्ञ विवाद अपन को पढ़ना है। तो कुछ इथिक्स के टॉपिक लगे हुए हैं। कुल मिला के बात यह कि ये एक कॉकटेल सा मिश्रण बनाया गया है, कई सारे टॉपिक छोटे छोटे डालकर। छोटा सिलेबस है, कोई बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है, और ये लगभग 65 नंबर का अपने एग्जाम में आएगा, 65 नंबर का। और जिसको मेंस निकालना ना ईमानदारी से बहुत अच्छे से, वो ये वाले सब्जेक्ट हैं जो प्री में नहीं आते, उन पे अच्छे फोकस करके चलेंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ये सब्जेक्ट हर किसी के पढ़े हुए होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश होती नहीं है, इनमें सारे लोग बराबर आ जाते हैं। किसी का नहीं पढ़ा होता, किसी का बैकग्राउंड नहीं होता, सबको नए सिरे से पढ़ना है। जिसने ठीक से समझ के ठीक से याद कर लिया, उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट को डर लगता है पेपर थर्ड के थर्ड पार्ट से लगता है, उसमें देखिए क्या क्या आएगा। इसमें 3 पार्ट अपन को पढ़ने हैं। एक पढ़ना व्यवहार, देखिए नाम इसका व्यवहार लिखा गया है, और पॉपुलर इसका नाम साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान, आपने नाम सुना होगा। और जिन्होंने B.Ed कर रखा है, टीचर्स की तैयारी करी है, उनके लिए साइकोलॉजी बहुत आसान हो जाएगा यहाँ पे।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आपको बुद्धि है का टॉपिक पढ़ना है, व्यक्तित्व का टॉपिक पढ़ना है, अधिगम आपको पढ़ना है, अभिप्रेरणा आपको पढ़ना है, और तनाव का प्रबंधन कैसे किया जाएगा ये पढ़ना है। पर यहाँ पे वो सेकंड ग्रेड की तरह बहुत कुछ याद नहीं करना है। बिने ने ये कहा था, बेनेट ने ये कहा था, जीन प्याजे ने ये कहा था, हार्वर्ड गार्डनर ने ये कहा था, इतना डिटेल नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएंगे, और 20 में भी 2 क्वेश्चन तो आएंगे 5-5 नंबर के, और 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। बहुत आसान सा होता है। बुद्धि की परिभाषा लिखिए, इस बार का क्वेश्चन RS मेंस में आया था। और हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत, उनमें कितनी प्रकार की बुद्धि बताई, उनके सबके नाम लिखने, ये पिछली बार आया था 5 नंबर का क्वेश्चन। बड़ा प्रश्न से आता नहीं है, इसलिए अपने ये भी फायदा कि इसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो व्यवहार वाले सेक्शन को ठीक से कर लेंगे। इतना जरूर है, जिन बच्चों ने सेकंड ग्रेड की तैयारी करी है उनके एक तो ये वाला सब्जेक्ट, एक ये वाला सब्जेक्ट, इनमें थोड़ा सा ठीक उनके फायदा हो जाएगा, मतलब नया नहीं है। और बाकी आप विश्वास मानिए, किसी का कुछ नहीं पड़ा होता है, यहाँ पे सब कुछ नया होता है। आप सोच रहे होंगे कि साहब किसी ने, ये तो कोई पहले से ही तैयारी कर रहे थे, इनका तो बैकग्राउंड आर्ट्स का है। साइंस वाले ऐसा सोच रहे हैं साहब हमने तो कभी पढ़ाई नहीं ये चीजें। नहीं, आर्ट्स में भी नहीं है ये सब्जेक्ट, किसी ने नहीं पढ़े होते हैं। थोड़ा बहुत किसी को आइडिया, वो भी भूल ही जाते हैं कॉलेज से पढ़ने के बाद में। एक अपन को यहाँ पे पढ़ना है स्पोर्ट्स, खेल और योगा, खेल प्लस योग। बात क्लियर हो गई? इसका मतलब ये है कि स्पोर्ट्स और योग ये वाला भी अपन को एग्जाम के लिए पढ़ना है। 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। देखिए ये वाला जो थर्ड है, इसमें एक पोर्शन लोक का दिया, अपने विधि का दिया होता है। आप समझिए, जैसे दिल्ली में तैयारी कर रहे थे तो वहां पे बच्चे बोलते थे यूपी बिहार वाले कि RAS का एग्जाम बहुत हार्ड होता है मेंस का, क्योंकि मेंस में इतने सारे सब्जेक्ट डाले हुए थे उन्होंने। यूपी बिहार का जब UPPCS या BPSC का जो एग्जाम लगता है उसमें इतना वास्ट सिलेबस नहीं है। पर एक फायदा ये भी है, देखिए आप व्यवहार पढ़ेंगे, खेल योग पढ़ेंगे, विधि पढ़ेंगे, इस बहाने से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लोक प्रशासन पढ़ेंगे, संविधान तो आप पढ़ते ही हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट डालने का एग्जामिनर का उद्देश्य क्या है, क्यों डाला होगा? तो जब भी RAS का सिलेबस पढ़े तो आप सबसे पहले क्वेश्चन ये करना है, इतना लंबा सिलेबस क्यों डाला होगा इन्होंने, क्यों इन्होंने इतनी सारी चीजें रखी होंगी। व्यवहार भी पढ़ना है, स्पोर्ट्स भी पढ़ना है, योग के बारे में पढ़ना है, लॉ पढ़ना है, पब्लिक एड पढ़ना है, फिर इधर संविधान पढ़ना है, पहले पेपर में सोशियोलॉजी पढ़ना है, मैनेजमेंट पढ़ना है, ऑडिट अकाउंट पढ़ना है, फिर सेकंड पेपर में इथिक्स पढ़ना है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पहले पेपर में इतिहास पढ़ना है, विश्व का इतिहास पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, ऐसे टोटल मिला के करंट पढ़ना है। 16 सब्जेक्ट आते हैं टोटल मिला के। पर इसे घबराना नहीं है, क्योंकि जितने सारे सब्जेक्ट आएंगे उसमें मसाला उतना ही कम कम आने लग जाएगा। एग्जामिनर 20 नंबर में से कितना पूछ लेगा अपन को, इसलिए RAS का सिलेबस डिजाइन किया तो चाह रहे थे एग्जामिनर आपसे कि आप एक डायनेमिक पर्सनैलिटी बने, जिनको थोड़ा थोड़ा हर चीजों के बारे में पता हो, ताकि आने वाले टाइम में, जैसे मान लो अपन लॉ पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक साइबर अपराध अपन पढ़ेंगे, साइबर क्राइम क्या होता है। और पता है कि आप में से मैक्सिमम या तो साइबर क्राइम किया होगा या इसके शिकार रहे होंगे। हाँ, लगभग ने आपने साइबर क्राइम किया होगा। अब आप सोच रहे हो सर हमने तो नहीं किया साइबर क्राइम। देखिए टेलीग्राम पे अपन मूवी डाउनलोड करके देखते हैं, तो जिन्होंने भी टेलीग्राम पर मूवी देखी है वो आप मान के चलिए वो साइबर क्राइम ही है। अपन के टेलीग्राम पे मूवी तो पायरेटेड मूवी होती है, उसको डाउनलोड किया अपन ने देखा, तो जिन्होंने भी टेलीग्राम पर कभी मूवी देखी है ऑब्वियस सी बात है साइबर क्राइम किया है। अपन शिकार भी हुए होंगे, किसी के खाते से पैसे कटे होंगे, कोई कुछ हुआ होगा। अब लॉ को पढ़ने के बाद में अपन को पता लगेगा कि अच्छा साइबर क्राइम ये होता है और इसके लिए ये सजाएं हैं, तो है तो इंटरेस्टिंग। अगर इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ा जाए तो खेल के बारे में अपन को जानना है कि खेल में जिम्नास्टिक क्या होता है, खेलों में चोट किस प्रकार से लगती है, खेलों का महत्व क्या है, खेलों में कौन कौन सी नीतियां सरकार की आई हुई हैं, ओलंपिक में भारत की क्या भूमिका रही हुई है, पैरा ओलंपिक में क्या भूमिका रही हुई है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एक डायनेमिक पर्सनैलिटी बनते हैं। इधर ऊपर एक व्यवहार जो साइकोलॉजी, इसमें लास्ट टॉपिक है तनाव और तनाव प्रबंधन। क्योंकि आप लोग RAS अधिकारी बनने जा रहे हैं, RAS बनने के बाद अभी तो क्या ज्यादा तनाव है नहीं, RAS बनने के बाद में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी।
बहुत सारा काम का बर्डन होगा, बहुत सारा प्रेशर होगा, इधर पॉलिटिकल प्रेशर को हैंडल करना है, इधर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर को हैंडल करना है, फिर फैमिली प्रेशर होगा, तो बहुत कुछ बैलेंस बना के चलना पड़ता है। प्राइवेट लाइफ होगी, फिर पब्लिक लाइफ होगी, उन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। अभी तो ज्यादा तनाव है नहीं, अभी तो एक आध ही तनाव है कि पढ़ना है और जॉब लगना है, अभी तो नया तनाव नहीं है। उस टाइम बहुत सारे आपके इश्यूज आएंगे। ये वाले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे किस प्रकार से अगर आपके तनाव आता है तो उसको प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, किस प्रकार से स्ट्रेस को काउंटर किया जा सकता है, स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। तो स्पोर्ट्स एंड योग, लॉ एंड बिहेवियर, पब्लिक एड, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन, दीज आर 3 सेक्शन। और ये 70 मार्क्स के 65 मार्क्स का ये अपने टोटल आने वाला है। क्लियर हो गया ना। आज का जो अपना क्लास का होगा, अभी जो नेक्स्ट देखिए 7-8 क्लास इसमें होंगी, 5-7 क्लास इसमें होंगी, 5-6 क्लास इसमें होंगी, मान के चलिए 15-20 क्लासों में पूरा ही हो जाएगा इतना मिला के। तो आप सोचिए कितना छोटा सिलेबस है। 15-20 क्लासों का ये है, और ये तो आपने पढ़ा ही हुआ, तो ये ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊं तो अगर एक रजिस्टर ले लिया स्पाइरल का पतला सा 40-45 रुपए का, तो ये पूरा सिलेबस आ जाएगा। इतना सा ले लिया तो ये पूरा सिलेबस आ जाएगा। और मोटा रजिस्टर है तो ये एक में आ जाएगा पूरा, 4 के 4 सब्जेक्ट है, ज्यादा नहीं होगा इसमें, ओवर बर्डन आपको नहीं करना है। चूंकि आपको आरएस मेंस में लिखना पड़ेगा, इसलिए बहुत सारी चीजें याद करके एग्जाम में लिखना लिमिटेड टाइम में संभव नहीं है। मैं उतना ही बताऊंगा जितना आपके एग्जाम में काम का हो जाए। क्यों? क्योंकि ना तो कोई विधि का एक्सपर्ट मिलेगा, और जिन साहब ने विधि में एक्सपर्टीज हासिल कर रखी है वो इतना पढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने एलएलबी को पढ़ाया हुआ है। अपने नंबर 20 का आएगा, 20 में से एक आध क्वेश्चन तो बाहर से आता है, उसका पता नहीं है। 15-18 नंबर का अटेम्प्ट करना है अपन को, इसमें 12-13 नंबर तक आ जाए तो बहुत धूमधाम से अच्छा सिलेक्शन हो जाता है। खेल व योग वाला सेक्शन, अब इनके कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट से थोड़ी अपन को करना होता है। अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट पढ़ाएंगे तो लो में वो कम से कम 150 घंटे क्लास लेंगे, और 150 घंटे में अपना पूरा नहीं है पेपर थर्ड ये, इसलिए शॉर्ट करना है। छोटे से आपको शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेने, उनको बार बार याद करना है, रिवाइज करना, रटना है। समझ में आ गई मेरी बात? ही और एग्जाम में जाके उसको पुट कर देना है। इसलिए बहुत ज्यादा सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनने की जरूरत है नहीं। ना मैं इसका लॉ का एक्सपर्ट हूं या फिर योग का एक्सपर्ट हूं। अब आप सोचते हैं कि योग तो बाबा रामदेव जी पढ़ाएं तो मजा आए, ऐसा अगर सोच रहे हैं तो एग्जाम का काम का नहीं है वो। जब आप लग जाएं आरएएस, उसके बाद में लॉ के बारे में भी आप एलएलबी कर लीजिए, योग के बारे में खूब पढ़ लीजिए, और बिहेवियर साइकोलॉजी पर बहुत सारी अच्छी किताबें आती हैं, उनको पढ़ लीजिए। अभी जो मेन फोकस रहेगा वो सिलेबस कवर करना है। तो इसलिए अपने सबसे अच्छे जो दोस्त होंगे वो सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे। तो आज अपन जो डिस्कस करेंगे, शुरुआत कर रहे हैं एक नए सब्जेक्ट की, वो लॉ अपन पढ़ेंगे, विधि। तो हेडिंग डालिए विधि या लॉ। यहां से अपन शुरुआत करेंगे अपने पेपर थर्ड की। लॉ पूरा होने के बाद में बिहेवियर, उसके बाद में स्पोर्ट्स योगा, फिर पब्लिक एड, से अपन शुरू करेंगे लॉ। अब पहली बात तो कि कई स्टूडेंट लॉ के नाम से डर जाते हैं कि यार ये लॉ तो अपन को आता ही नहीं है, इसमें तो बहुत सारी धाराएं याद करनी पड़ती होंगी, सेक्शन याद करने पड़ेंगे। फिल्मों में आपने सुना होगा दफा 302 के तहत, दफा 276 के तहत, दफा 140 के तहत। वो दफा का मतलब ही धारा, सेक्शन होता है। इतना याद नहीं करना है, इतना जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपके। और इसमें से बेसिक आइडिया अपन कर लेते हैं सिलेबस के हिसाब से तो काम चल जाता है। इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से सिलेबस को डिफाइन कर दिया है। सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसने सिलेबस, आरएएस के सारा जो सिलेबस के पॉइंट है सबने अच्छे से डिफाइन किया हुआ सिलेबस। अब आरएएस आरपीएससी ये चाहती है कि अगर सिलेबस के बाहर आप जा रहे हो तो फिर आप लायक भी नहीं हो आरएएस बनने के, क्योंकि हमने साफ साफ सिलेबस लिख दिया। अदरवाइज तो ये लिख के छोड़ देते कि लॉ पढ़ना है, फिर लॉ पूरा पढ़ना है। लॉ में उन्होंने बता दिया कि 11 टॉपिक है वो पढ़ने आपको, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ना कोई बड़ी कानून की किताब पढ़नी है, ना आपको एडवोकेट बनना है। इन्होंने 11 को ठीक से डिवाइड किया कि लॉ में, ये अपना लॉ का जो सिलेबस है, इन्होंने कहा कि टोटल आपको 11 पॉइंट पढ़ के जाने हैं बस। तो एक तो सिलेबस और एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। 2013 का तो चलो उसमें तो लॉ वाला सेक्शन शायद था नहीं,
2016 का मेंस लगा, उसके पेपर 2018 का, और अभी 2021 का लग गया उसका मेंस। ये तीनों मेंस के पेपर आपके टेबल पे होने चाहिए, सिलेबस आपके टेबल पे होना चाहिए, और फिर जो अपन नोट्स बनवा रहे हैं वो सफिशिएंट आपको लगेंगे। और जब तक आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे तब तक दिक्कतें आती रहेंगी। बात समझ में आ गई? इसलिए सबसे पहला जो सबसे अच्छा आपका जो दोस्त है वो एक तो सिलेबस है और दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। ये देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आसान ही आता है पेपर तो, और एक बार पढ़ने के बाद कवर हो जाता है। या ऐसा कर सकते हैं प्रीवियस ईयर तो निकाल लेने, मैं जो आपको ये टोटल 8-10 क्लासें लेता हूँ, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे आप लिख लेंगे, आप विश्वास मानिए। तो सिलेबस में इन्होंने टोटल 11 पॉइंट लिखे गए हैं, उसमें कुछ पॉइंट महिलाओं को लेकर है, महिलाओं को लेकर, कुछ पॉइंट बच्चों को लेकर है, एक पॉइंट वृद्ध जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको लेकर है, 3 करंट के टॉपिक है, 2 राजस्थान के टॉपिक हैं, और एक टॉपिक अपने हैं अवधारणा का। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा इसको मिटा के वापस से मैं लिखता हूं ताकि ठीक से क्लियर हो जाए। तो आप हेडिंग क्या लगाएंगे? आपको सिलेबस लिखना है, सिलेबस अपन करेंगे। लो इसको लिखना विधि। देखिए मैं सारी चीजें जो आपको बता रहा हूं कोई स्लाइड का प्रयोग करके नहीं, एक स्लाइड से बहुत सारी चीजें, जो आजकल स्लाइड का जमाना आ रहा है उसमें बहुत सारी चीजें लिख के ले आते हैं और फिर वहां उनको डिक्टेट कर देते हैं, तो अब वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इससे बच्चे कितना गेन कर पाएंगे। इसलिए स्लाइड से नहीं, अपन ऐसे फ्री हैंड पढ़ाएंगे ताकि आपको लगे कि जो पढ़ा रहे हैं अगर उन्होंने याद कर रखा तो अपन भी याद कर सकते हैं। स्लाइड से फिर सारी बुक इधर छाप के आपको बताना वो ज्यादा मुझे ठीक लगा नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको फ्री हैंड बताऊं ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस ये भी आए कि जो सामने खड़ा होकर कोई पढ़ा रहा है तो उसने अगर याद कर रखा तो अपने भी याद कर सकते हैं। लो वाले में सबसे पहले आप सिलेबस को लिखिए, और बता दो आपको कि टोटल 11 पॉइंट अपन को डिस्कस करने हैं सिलेबस में। कितने पॉइंट है टोटल? 11 पॉइंट अपन को चर्चा करनी है। इन 11 पॉइंट में तो मैंने आपको बताया कि कुछ टॉपिक हैं वो महिलाओं को लेकर हैं, कुछ टॉपिक हैं वो बच्चों को लेकर हैं, एक टॉपिक है वो वृद्धों को लेकर है या वरिष्ठ नागरिकों को, 3 करंट के टॉपिक हैं, 2 राजस्थान के टॉपिक हैं, और एक अवधारणा का टॉपिक है, अवधारणा। बात समझ में आ गई क्या? वापस बोलता हूं, सिलेबस में टोटल पॉइंट कितने हैं? 11 पॉइंट है। 11 में कुछ टॉपिक महिलाओं को लेकर हैं, कुछ टॉपिक बच्चों को लेकर हैं, कुछ टॉपिक वृद्धों को लेकर हैं, कुछ टॉपिक करंट के हैं, 2 टॉपिक राजस्थान के हैं, और एक टॉपिक आपके अवधारणा का है। क्लियर हो गया? अब महिलाओं को लेकर अब आप सोचिए, ये लो का सिलेबस लग रहा है क्या आपको? आपके दिमाग में आएगा कि नहीं ये तो जनरल सिलेबस है, कि बच्चों को लेकर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, महिलाओं को लेकर क्या क्या प्रावधान किए गए। आप RAS अधिकारी बनेंगे, ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपके पास फोन आता है, साहब किसी महिला के साथ में घरेलू हिंसा हुई है, मारपीट हुई है, तो पॉपुलर नाम तो गांव में कहते हैं साहब दहेज का केस है। और आज तक अपन को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसे केस होता है, किस किस पर केस हो सकता है। अपने तो दिमाग में एक छवि है साहब अगर दहेज का केस है तो ससुराल पक्ष के खिलाफ किया होगा, और घरेलू हिंसा का मतलब नहीं समझते अपन को, केवल समझ में आता दहेज वाला केस। जबकि ये जो एक्ट अपन पढ़ेंगे भी, इसमें तो ये भी लिखा हुआ कि अगर कोई माता पिता अपनी बेटी को परेशान करे या कोई भाई अपनी बहन को परेशान करे, उनको नासिक रूप से डांटता है या फिर मारपीट करता है, तो ये मुकदमा है, ये तो डोमेस्टिक वायलेंस का भाई के खिलाफ भी बनता है।
कोई चाचा है वो अपनी भतीजी को मारते हैं, डांटते हैं, शोषण करते हैं, तो ये मामला उनके खिलाफ भी बनता है। बात समझ में आ गई क्या? तो लॉ पढ़ने के बाद में एक चीज तो ये पक्की है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और आप एक ज्यादा भी नहीं तो हाँ कुछ सोसाइटी में कहीं पे बैठेंगे, अगर कोई डिस्कस करेगा तो आप कुछ चीजें बता पाएंगे कि देखिए ये कानून है, इसमें इतनी धाराएं हैं और ये प्रावधान है, ये सजा है। क्लियर हो गया? ऐसे ही बच्चों को लेकर अपन ने बहुत फेस किया है इसको। होटल्स ढाबों पे देखते हैं छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, और भी कई जगह टायर पंचर जो बनाते हैं वहां पे बच्चे काम करते रहते हैं। उनको लेकर क्या प्रावधान किए गए? फोन आता है आपके पास में, आप एसडीएम है, तहसीलदार हैं, डीवाईएसपी हैं, जो भी हैं, आपके पास फोन आता है कि साहब कुछ बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं, बाल श्रम कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं। तो आपको अगर कानून का पता है कि हाँ साहब इससे छोटे बच्चे ये काम नहीं कर सकते, ये सजा है, तो आप तुरंत एक्शन ले लेंगे। इसलिए आप एक इफेक्टिव ऑफिसर कैसे बने, उसके लिए ये लॉ आपके सिलेबस में डाला गया है। वृद्धों को लेकर आपके पास फोन आता है कि साहब एक वृद्ध माता पिता आपके पास आते हैं, आपके ऑफिस में बोलते हैं कि हमने प्रॉपर्टी तो बेटे और बहू के नाम करवा रखी है, पर वो हमें खाना नहीं दे रहे टाइम से। तो आप ऑब्वियस ही बात है कि पता लग जाएगा आपको कि वृद्धों को लेकर कौन सा कानून, कौन सा लॉ बनाया गया है। करंट के 3 मुद्दे हैं, इंटरेस्टिंग मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे आपको ये समझ में आएगी कि साइबर क्राइम क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, आरटीआई क्या है। 2 राजस्थान के एक्ट हैं, ये कोई आपके जब तहसीलदार बने तो काम में आएंगे, एसडीएम बने तो इतना कोई ज्यादा काम का है नहीं आपके, पर फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अवधारणा भी अपने कोई ज्यादा काम की नहीं होती है, इनको रटना पड़ेगा दोनों लास्ट वालों को। क्लियर हो गया? अब महिलाओं को लेकर कौन से 2 एक्ट अपन को पढ़ने, उस पर बात कर लेते हैं। एक पढ़ा घरेलू हिंसा का, नंबर 1, या इसको ऊपर नीचे लिख देता हूं ताकि ठीक रहे। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा। ये एक 2005 का है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा, डोमेस्टिक वायलेंस का जो मामला है, डोमेस्टिक वायलेंस। और एक टॉपिक तो ये है महिलाओं को लेकर, और एक टॉपिक ऊपर लिख देता हूं मैं, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा। अभी चूंकि क्लास की शुरुआत है, मैं आपको लोग की बातों में फालतू नहीं उलझाऊंगा ताकि आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए। मैं बहुत देसी भाषा में जो बातें समझा सकते हैं, बहुत मतलब एक नॉर्मल लेवल पे लेमैन की भाषा में आपको समझा रहा हूं। महिलाओं को लेकर 2 अधिनियम है। घर में महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी, अर्थात उन पर कोई डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा नहीं हो। और अगर कोई महिला काम करने जाती है कार्यस्थल पर, चाहे ऑफिस में जाए, चाहे स्कूल में जाए, फैक्ट्री में जाए, गोदाम में जाए, या महिला खिलाड़ी है तो वो स्टेडियम में जाएं, कहीं जिम्नास्टिक करने जाएं, बात समझ में आ गई क्या, या कोई हॉस्पिटल में जाए, कोई नर्स जाए, कोई डॉक्टर जाए, उनको वहां पे सुरक्षित माहौल महसूस हो, उसको लेकर एक अधिनियम बनाया गया 2013 में। कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन शोषण से सुरक्षा की, किस प्रकार से महिलाओं का वहां पे सुरक्षित रखा जा सकता है। क्लियर? तो महिलाओं को लेकर कितने एक्ट हैं यहाँ पे? 2। पहला कौन सा है? पहला साहब घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा। क्लियर? और दूसरा एक्ट साहब कार्यस्थल पर अगर कोई महिलाएं जाती हैं काम करने के लिए तो उनको किस प्रकार से सुरक्षा दी जाएगी। क्लियर? चलिए, 2 एक्ट बच्चों को लेकर हैं। इसमें एक पहला एक्ट है, उनको यहां लिखते हैं। एक जो एक्ट है बच्चों का वो है बाल श्रम निषेध लो। इसका मतलब अभी आपको बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है, कब का एक्ट है क्या, मैं सारा सब कुछ याद करा दूंगा, आप ट्रस्ट मानिए। बस प्रयास करना कि अभी केवल सिलेबस आपके याद हो जाए। तो महिलाओं को लेकर कितने हैं? 2। घर में कैसे सुरक्षित रहें, बाहर कैसे सुरक्षित रहें। बच्चों को लेकर 2, एक है कि बाल श्रम निषेध, अर्थात छोटे जो बच्चे काम करते हैं उनसे काम नहीं करवाया जाए, क्योंकि उनकी तो पढ़ने लिखने की एज है। अगर इस टाइम में वो काम करने शुरू कर देंगे तो गरीबी में फंस जाएंगे।
इसलिए एक तो बाल श्रम निषेध है, दूसरा ये है कि क्योंकि अपराध प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जो क्रिमिनल टेंडेंसी के जो लोग होते हैं, उनका फोकस, वो जब क्राइम करने निकलते हैं तो वो नहीं देखते हैं कि महिला है, एक बच्चा है, एक बच्ची है। इस प्रकार के जो लोग हैं जो क्रिमिनल माइंड सेट के हैं, तो उन्होंने फिर बच्चों को भी टारगेट बनाना शुरू किया। जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, जब आईपीसी सेक्शन लिखा गया, इंडियन पिनल कोड, पहले यह था कि साहब अगर यौन का कोई मामला आता है, यौन शोषण, तो वो केवल महिलाओं का, लड़कियों का हो सकता है, ऐसा था पहले दिमाग में जब आईपीसी सेक्शन लिखे गए। तब अपराधियों ने तो हद ही पार कर दी, अब छोटे बच्चों को भी वो अपना शिकार बनाने लग गए। अब बच्चा है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो विरोध नहीं करेगा, डराने पर डर भी जाएगा, और कमजोर होता है तो इसलिए वो उनके काबू में आसानी से आ सकता है। इसलिए अपराधियों ने, जो क्रिमिनल मेंटालिटी के जो लोग होते हैं, उन्होंने फोकस करना शुरू किया बच्चों को। इसलिए एक अधिनियम लेकर आए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। आप अगर थोड़े से जागरूक हैं, थोड़े से न्यूज़पेपर को ठीक से पढ़ते हैं, तो आपने पोक्सो एक्ट का नाम सुना होगा कि पोक्सो एक्ट के तहत प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, बच्चों को यौन शोषण से बचाना। अब बहुत देसी भाषा में बताऊं तो यहां पे देखिए क्या था, महिलाओं की यौन शोषण से सुरक्षा कहां पे करनी थी, कार्यस्थल पर, और यहाँ पे बच्चों को लेकर एक एक्ट है जिसका नाम पोक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा कितने प्रकार के अपराध होते हैं, अपराधों में क्या क्या सजाएं दी गई, सारा डिटेल से बात करेंगे। अभी केवल सिलेबस याद करना है। तो एक महिलाओं को लेकर यहाँ पे मैंने बता दिया, एक महिलाओं को लेकर यहाँ पे, दो महिलाओं को लेकर हो गए, दो बच्चों को लेकर हो गए, एक वृद्धों को लेकर कानून है, वृद्ध। तो इसमें लिखा गया वरिष्ठ नागरिक, माता पिता व वरिष्ठ नागरिक, माता पिता व वरिष्ठ नागरिक कल्याण, भरण पोषण व कल्याण, नागरिक भरण पोषण और कल्याण। क्लियर हो गया? शायद आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर लिख लीजिए, माता पिता वरिष्ठ नागरिकों को लेकर एक एक्ट है 2007 का। जो एक्ट अपन करेंगे समझ में आ जाएगा। और फिर भी आपको लगता है कि साहब और थोड़ा क्लियर हो, तो आरएएस का जो सिलेबस है उसमें पेपर नंबर 3 खोलिए, और पेपर नंबर 3 में लास्ट पेज पे आप आ जाइए, पेपर नंबर 3 के चौथे पेपर से पहले, उसमें सबसे लास्ट में सिलेबस लिखा गया है। समझ में आ गया क्या? सिलेबस है उसको उल्टे से शुरू कीजिए, हिंदी इंग्लिश को छोड़कर। अगला जो लास्ट सेक्शन है वो विधि का ही है, तो वहां पे लिखा गया है। तो एक एक्ट हो गया माता पिता वरिष्ठ नागरिकों को लेकर। 3 करंट के मुद्दे हैं, उनको मैं आप चाहें तो अगले पेज पे ले लूं, अगर ये लिख लिया हो तो आपने। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण से सुरक्षा, दूसरा घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा 2005, बाल श्रम लेकर 2, वृद्ध को लेकर 1, माता पिता वरिष्ठ नागरिक। अभी या तो अगले पेज पे वापस से सारे लिख देता हूं, पर पहले मैं थोड़ा साइड में उठ जाता हूं ताकि आपको दिखाई दे। महिला है, अभी इतना लिख लीजिए एक बार ताकि क्लियर हो जाए। महिला है, बच्चे हैं, माता पिता हैं। करंट के मुद्दे, राजस्थान के मुद्दे और अवधारणात्मक मुद्दे। देखिए याद कीजिए, इसीलिए मैं इस क्लास को ले रहा हूं, मतलब पहली सिलेबस की क्लास को, ताकि आपकी सिलेबस याद हो जाए। वापस से लिखते हैं, थोड़ा सा छोटा लिखूंगा मैं ताकि कंप्लीट अपन लिख ले। अगर दिखाई दे रहा आपको तो नंबर 1 दिख रहा है, नंबर 1। इसमें सबसे पहले अपने किसके बारे में बात की? महिलाओं के बारे में। कितने एक्ट है महिलाओं को लेकर? 2। साथ साथ बोलिए, एक किससे सुरक्षा करना है? घर से, घरेलू हिंसा। हिंसा से सुरक्षा, ठीक है। और दूसरा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सुरक्षा। क्लियर? घरेलू हिंसा से सुरक्षा और दूसरा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा। चलिए, दूसरा जो पॉइंट मैंने बताया वो था बच्चों को लेकर। बच्चों को लेकर कितने एक्ट पढ़ने? 2।
पहला एक्ट बाल श्रम निषेध कानून, बाल श्रम निषेध, और एक एक्ट आपको पढ़ना पोस्को एक्ट, पोक्सो 2013 का एक्ट है। क्लियर हो गया? तो दो हो गए बच्चों को लेकर, दो हो गए महिलाओं को लेकर। आप थोड़ा सा जूम कर लीजिए इसको अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो। तीसरा जो पॉइंट है वो वृद्धों को लेकर है, मैंने आपको बताया वृद्ध, ये एक अधिनियम अपन को पढ़ना है, माता पिता व वरिष्ठ नागरिक, भरण पोषण व कल्याण, क्लियर हो गया? कितने हैं? महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, वृद्धों को लेकर। तो एक एक्ट ये पढ़ना है अपन को, एक अधिनियम ये पढ़ना है, एक अधिनियम ये पढ़ना है, एक ये पढ़ना है और एक ये अधिनियम पढ़ना है। नेक्स्ट पर बात करते हैं। मैंने आपको बताया, देखिए अपन ने महिलाओं को लेकर पढ़ लिया, बच्चों को लेकर पढ़ लिया, वरिष्ठ नागरिकों को लेकर पढ़ लिया। अब करंट के 3 मुद्दे, बेहद आसान है करंट के 3 मुद्दे। देखिए करंट वाले जो मुद्दे हैं वो 3 मुद्दे अपन को पढ़ने हैं। सिलेबस में कितने मुद्दे लिखे गए? 3 मुद्दे। एक मुद्दा लिखा गया है आरटीआई, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, नाम सुना आपने? 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, एक आरटीआई पढ़ना है। दूसरा जो अपना है वो साइबर अपराध पढ़ना है, साइबर क्राइम, साइबर अपराध। और अंतिम जो इसमें तीसरा पढ़ना है वो पढ़ना अपन को बौद्धिक संपदा अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार। कितने मुद्दे हो गए? 3 मुद्दे। एक अपन को पढ़ना आरटीआई के बारे में। आरटीआई का नाम आपने सुना होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अपन इसमें सारी बात करेंगे, कब एक्ट पारित किया गया, पीआईओ कौन होते हैं, सूचना कौन प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी सूचनाएं नहीं दी जा सकती, सूचनाओं की समय अवधि क्या है, थर्ड पार्टी किसे कहते हैं। फिर पढ़ेंगे साइबर अपराध, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इस सेंस में कि ये अपराध की एक नया मैकेनिज्म है, नया तरीका है। इसमें आपने देखा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है कि किस प्रकार से मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू किस प्रकार से अपराध होते हैं, किस प्रकार के अपराध होते हैं। अपराध की रोकथाम के लिए भारत में कौन से एक्ट हैं, धारा 66 एक क्यों चर्चा में रही, इस प्रकार की सारी अपन बात करेंगे। बौद्धिक संपदा अधिकार, ये इंटरेस्टिंग है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स में जो विश्व की इकोनॉमिक्स है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, उसमें WTO लिखा हुआ सिलेबस में आपके, और वहां पे WTO की कुछ समझौते हैं। जैसे आपने ट्रिप्स के बारे में पढ़ा होगा, आपने ट्रिम्स के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो बौद्धिक संपदा वहां भी आप पढ़ते हैं और यहां भी अपन पढ़ेंगे। देखिए बौद्धिक संपदा होती क्या है, एक तो अपने पास में स्टूडियो है, अपना इंस्टीट्यूट है, सारा सब कुछ जो लगा हुआ है, या फिर अपने पास मोबाइल है, कैमरा है, और भी कोई प्रॉपर्टी है, ये सारा का सारा क्या हो गया, ये तो अपनी संपत्ति हो गई। पर मेरे दिमाग में जो है वो तो मेरी इंटेलेक्चुअल की प्रॉपर्टी है, वो तो मेरी बुद्धि की संपदा है। ऐसी संपदा जो सच में दिखाई नहीं देती हो, अर्थात कोई आदमी अपने दिमाग का, अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके, जैसे आपने कोई नई बुक लिखी तो वो तो आपकी बौद्धिक संपदा हो गई ना, या फिर आपने कोई नया आविष्कार किया, वो आपकी एक बौद्धिक संपदा हो गई। तो बौद्धिक संपदा में क्या क्या आता है, पेटेंट किसे कहते हैं, ट्रेडमार्क किसे कहते हैं, ट्रेड सीक्रेट किसे कहते हैं, आईसी किसे कहते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसे कहते हैं। ठीक है, ये सारा सब कुछ अपन चर्चा करेंगे बौद्धिक संपदा अधिकारों में। वापस से बता देता हूं मैं आपको, केवल सिलेबस याद होने से आपका आधा काम हो जाता है। महिलाओं को लेकर 2 एक्ट पढ़ेंगे, 2 एक्ट बच्चों को लेकर हैं, एक वृद्धों को लेकर पढ़ेंगे। 3 करंट के मुद्दे कौन कौन से, अब तो आपके समझ में आ गया होगा। एक आरटीआई है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार है, एक सूचना का अधिकार है। तो यहां पर लिख देता हूं आरटीआई, आरटीआई
एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, और एक अपन पढ़ सकते हैं यहाँ पे साइबर क्राइम। ठीक, अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के कौन कौन से मुद्दे उस पर बात कर लेते हैं राजस्थान के। देखिए राजस्थान में 2 एक्ट अपन को पढ़ के जाने हैं, थोड़े से ट्रिकी भी हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। राजस्थान के 2 एक्ट हैं। एक है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, भू राजस्व अधिनियम एक्ट, और एक अपन को पढ़ना काश्तकारी अधिनियम, काश्तकारी एक्ट। ये भू राजस्व जो एक्ट है, ये एक्ट 1956 का है, और काश्तकारी अधिनियम है ये 1955 का है। ठीक, कितने हो गए, वापस से सिलेबस याद करना है। पहले में कितने पॉइंट थे, पहले में एक महिलाओं को लेकर था, तो महिलाओं को लेकर 2 एक्ट हैं। बच्चों को लेकर कितने, बच्चों को लेकर 2 एक्ट हैं। वृद्धों को लेकर 1 एक्ट है। करंट को लेकर 3 एक्ट हैं। राजस्थान को लेकर 2 एक्ट हैं। अब अंतिम बात करते हैं, देखिए वापस आइए सिलेबस में। राजस्थान के 2 एक्ट हो गए, तो कौन सा हो गया, 55 का हो गया, 55 और 56 के। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट पर, एक अवधारणा पर। एक टॉपिक लिखा गया है, जिन्होंने आरएस मेंस दिया हुआ वो तो समझते हैं कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, याद ही नहीं होते हैं ये, पर फिर भी शुरुआत इसे करनी नहीं होती है। पहले अपन उलझ जाते हैं विधि की अवधारणा में, क्वेश्चन 1-2 नंबर का आता है, बाकी सारा 18-20 नंबर का छोड़ के रखते हैं अपन, वो पढ़ते नहीं है, एक उसी में उलझ जाते हैं। सेबिनी ने क्या कहा था, हॉलैंड ने क्या कहा था, या फिर किसी ने, हार्वर्ड ने क्या कहा था, इस प्रकार की परिभाषाएं नहीं, इतना नहीं उलझना अपन को। अवधारणा, विधि की अवधारणा, सामान्य तो बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में, विधि की अवधारणा, विधि की अवधारणा। अगर कोई सही मायने में देखे तो केवल एक टॉपिक लॉ का है सिलेबस में, बाकी तो है ही नहीं। केवल ये विधि की अवधारणा जो टॉपिक लिखा गया है, ये ही केवल अपने लॉ का सेक्शन है, जो कोर लॉ का सेक्शन बोला जाएगा। इसमें अपन को विधि की अवधारणा बेसिक सा पढ़ना है कि कब्जा किसे कहा जाता है, स्वामित्व किसे कहा जाता है, कब्जे और स्वामित्व में अंतर क्या होता है, अधिकार किसे कहा जाता है, कर्तव्य किसे कहा जाता है। काम चल जाएगा इतने से अपना, क्लियर हो गया। तो कितने पॉइंट टोटल अपन ने डिस्कस किए हैं, महिलाओं को लेकर 2 एक्ट हैं, बच्चों को लेकर 2 एक्ट हैं, वृद्धों को लेकर 1 एक्ट है, करंट को लेकर 3 एक्ट अपने सिलेबस में, राजस्थान को लेकर 2 एक्ट अपने सिलेबस में, और एक अपनी विधि की अवधारणा है। तो देखिए 2 4 5 3 8 2 10 11, तो टोटल कितना सिलेबस में कितने पॉइंट लिखे गए हैं, 11। कितने नंबर का आएगा, 20 नंबर का आएगा अपने, और 20 में से 5 क्वेश्चन आएंगे और 2-2 नंबर के आएंगे, 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, और 2 क्वेश्चन आएंगे अपने 5-5 नंबर के आएंगे। क्लियर हो गया आपके, ये अपना बेसिक सा एक आइडिया हुआ सिलेबस को लेकर। चलिए, तो इसमें आपके एक सिलेबस का टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि हाँ साहब इतना सिलेबस है, ये अपन को पढ़ना है। अब थोड़ा सा लो पर और बात कर लेते हैं अपन। अब तो आपको मैंने सिलेबस बता दिया, पेपर का पैटर्न बता दिया। सिलेबस, ये जो लगभग 40 मिनट की जो क्लास हुई है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगी कि इसको 2-3 बार भी आप अगर सुनिए आगे पीछे करके, तो भी आपके फायदा होगा। क्यों होगा, क्योंकि सिलेबस याद होना अपने आप में आधा काम हो जाना होता है सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स में। तो लॉ वाले सेक्शन में सबसे पहले देखिए क्या होता है लॉ, इंट्रोडक्शन है कि लॉ क्या होता है। या फिर अपन इसको ऐसा कर सकते हैं, क्लास शायद ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को लगेगा कि ये तो काफी बोरिंग क्लास है, लॉ जैसा सब्जेक्ट है, तो इस क्लास को इतना रख के अपन जो नेक्स्ट वाली क्लास चर्चा करेंगे उस पर अपन एक एक्ट से शुरू कर देंगे कि लॉ बेसिक, उसमें ज्यादा अपन बात करके ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे कि साहब लॉ कैसे होता है। आपको भी पता है कि लॉ कैसे बनता है, पॉलिटी में आपने पढ़ाई होगा कि भारत में कोई भी लॉ बनाया जाता है तो विधायिका द्वारा बनाया जाता है, विधायिका। देखिए सरकार होती है, सरकार, सरकार के 3 अंग होते हैं,
एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। सरकार, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के कितने पार्ट होते हैं? तीन। एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका। ये किसके अंग है? सरकार के अंग है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब देखिए भारत में जो भी लॉ बनाया जाता है, लॉ वैसे तो दो प्रकार का होगा, एक सेंट्रल लॉ, एक स्टेट लॉ। चूंकि स्तर कितने अपने सरकारों के? दो। अभी पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन को अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। दो स्तर होते हैं, एक सेंटर और दूसरा स्टेट। केंद्र का बनाया गया कानून ऑब्वियस सी बात है कि पूरे भारत में लागू होता है। पहले तो यह भी याद करना पड़ता था कि कौन सा कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, कौन सा कानून जम्मू कश्मीर में लागू, अब वो तो रहा नहीं है। सेंटर का कानून पूरे भारत में लागू है और स्टेट का कानून है कि स्टेट स्पेसिफिक बाउंड्रीज स्टेट में लागू होता है। क्लियर हो गया? सेंटर का मान लीजिए ऐसा कोई कानून है, 3 तलाक को बैन करने को लेकर कानून आया कि 3 तलाक, जिसको तलाक उल बिद्दत टेक्निकली रूप से कहा जाता है, उसको लेकर एक लॉ आया। उस लॉ को पास किया किसने? पार्लियामेंट ने, संसद ने। इसका मतलब वो लॉ पूरे भारत में लागू हो जाएगा। पर मान लेते हैं राज्य की नौकरी में 5% आरक्षण दिया जाएगा दिव्यांगजनों को। अगर राजस्थान सरकार ने ऐसा लॉ बनाया तो वो केवल राजस्थान में लागू होगा। तो पहले तो आपको याद रखना कि लॉ का मतलब ये होता है, लॉ का अगर आप कैटेगराइज करें तो एक सेंट्रल लॉ होते हैं, दूसरा स्टेट लॉ होते हैं। कैसे फॉर्म होता है लॉ, कानून बनता कैसे है? तो आपको मैंने बताया सरकार जो होती है इसकी 3 अंग होते हैं, एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। विधायिका का मतलब क्या होता है? विधायिका का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और दूसरा इसका नाम क्या? विधायिका का संसद। और तीसरा नाम क्या है इसका? व्यवस्थापिका। तो चाहे आप विधायिका बोले, चाहे आप व्यवस्थापिका बोले, चाहे आप संसद बोले, बात एक ही है। कितने अंग होते हैं? 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। विधायिका किसका निर्माण करती है? विधायिका लॉ का निर्माण करती है, कानून बनाती है। बात समझ में आ गया? अब चूंकि ये सेंटर की बात है तो ये सेंटर लेवल हो गया। अगर स्टेट पे इसको देखें तो स्टेट पे राज्यपाल होता है राष्ट्रपति के की स्थिति में, लोकसभा की जगह विधानसभा होती है और कई राज्यों में राज्यसभा के साथ विधान परिषद भी होती है। ये जो कानून बनाया जाएगा ये कानून राज्य में लागू होगा, ये कानून देश में लागू होगा, पूरे भारत में लागू होगा। कार्यपालिका में भी अगर अपन देखें तो राष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, उनकी मंत्रिपरिषद आएगी। कार्यपालिका बनाए गए कानूनों को लागू करने का काम करती है। जब पॉलिटी वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे तो लॉ फॉर्मेशन कैसे होता और विस्तार से बात करेंगे। न्यायपालिका भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट्स होते हैं। लोअर कोर्ट्स भी कई भागों में बटे होते हैं, जैसे सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट हैं। बहुत सारे कोर्ट नीचे स्तर पर होते हैं। न्यायपालिका बनाए गए कानूनों की समीक्षा करता है, ध्यान रखता है कि किस प्रकार से विधायिका ने जो लॉ पास किया है वो कोई फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण तो नहीं करता है, या फिर संविधान के अकॉर्डिंग है या कानून नहीं है। तो न्यायपालिका का काम होता है इनको कानूनों को देखना होता है, कार्यपालिका को लागू करना। विधायिका बोले व्यवस्थापिका संसद कानून बनाती है। तो लॉ का मतलब क्या हो गया? लॉ का मतलब हो गया विधायिका द्वारा इस फॉर्मेट में कोई भी कानून पास किया जाए, लॉ बोला जाता है। लॉ और कानून भी थोड़ा सा डिफरेंट है, कानून एक हो सकता है। लॉ अगर बात करेंगे तो लॉ कानूनों का एक समूह होता है, कानून और लॉ। ठीक है, तो कितने स्तर हो गए अपने गवर्नमेंट के? 2 स्तर हो गए, एक राज्य का स्तर है, एक केंद्र का स्तर है। केंद्र का बनाया गया कानून पूरे देश में लागू होता है, राज्य का राज्य की बाउंड्रीज तक सीमित रहता है। और अपनी सरकार के 3 अंग होते हैं, एक विधायिका होता है, एक कार्यपालिका होता है और एक न्यायपालिका होता है। विधायिका का मतलब चाहे आप संसद बोले चाहे आप व्यवस्थापिका बोले एक ही बात है। और इसके द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो पूरे भारत में लागू होता है। एक तरीका और है जो आपने पढ़ा भी होगा, राष्ट्रपति आर्टिकल 123 और राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत कुछ अध्यादेश भी पारित करते हैं, ऑर्डिनेंस इश्यू करते हैं। ऑर्डिनेंस अगर पास किया जाता है तो वो भी पैरेलल लॉ ही होता है, कानूनी होता है। अभी आपको पॉलिटी में इतना मैं लेके नहीं जाऊंगा, पर आप ये भी समझ सकते हैं कि इसको
टेम्परेरी लो बोल सकते हैं, 6 महीने के लिए अप्लीकेबल होता है जब तक इसको वापस पास नहीं कर दिया जाए। इस क्लास में आपने क्या सीखा, 2 मिनट में अपन बात करते हैं। अपने सिलेबस के बारे में बात की। सिलेबस में टोटल पॉइंट कितने पढ़ेंगे, 11 पॉइंट अपन पढ़ेंगे। पहला पॉइंट महिलाओं को लेकर है। अब थोड़ा सा याद कीजिए क्लास को ताकि रिवीजन में आपकी मदद मिल जाए। कितने पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले, 11 पॉइंट अपन डिस्कस इसमें करें सिलेबस के। पहला पॉइंट किसको लेकर था साहब, पहला पॉइंट है वो महिलाओं को लेकर है। कितने लो है महिलाओं को लेकर, 2। पहला लो कौन सा है, पहला लो साहब घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा करनी है, 2005 का अधिनियम है। पॉपुलरली दहेज वाला जो केस आप बोलते हो वो अधिनियम है। कोई महिला घर से काम करने के लिए कार्यस्थल पर गई, अब घर में तो मान लो सुरक्षा हो गई, अब गए कार्यस्थल पर काम करने के लिए, चाहे आप स्कूल में कोचिंग में पढ़ने के लिए जाएं या पढ़ाने के लिए जाएं, या फिर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप कोई अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पुलिस की जॉब करते हैं, टीचर लगे हुए हैं, आर्मी में हैं, कहीं भी हैं, अगर आपको कार्यस्थल जहां पे आप काम करते, कोई जरूरी नहीं कि आप वहां पे काम ही करें, हो सकता है कि आप किसी दुकान पर कोई भी सामान लेने के लिए गए और वहां पे अगर कुछ होता तो वो दुकानदार का, या फिर ओबीसी बात है कि कुछ कर्मचारी काम करें उनका कार्यस्थल है, या फिर आप हॉस्पिटल में गए, आप दिखाने के लिए गए डॉक्टर को और वहां आपके साथ कुछ गलत होता है तो वो भी कार्यस्थल ही माना जाएगा। मैं परिभाषा लिखाऊंगा कार्यस्थल की। तो कार्यस्थल पर महिलाओं को कैसे सुरक्षा दी जाएगी, दूसरा कानून। तीसरा कानून है वो बच्चों को लेकर बाल श्रम निषेध कानून है। और चौथा कानून है वो कानून बच्चों को लैंगिक हिंसाओं से सुरक्षा कैसे दी जाएगी, पोक्सो एक्ट, इसका नाम पॉपुलर है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पोक्सो एक्ट के तहत सजा दी गई आरोपी को, ऐसा आप पढ़ेंगे। 2 महिलाओं को लेकर, 2 बच्चों को, 1 वृद्धों को लेकर। इसी बार डाला सिलेबस में वरिष्ठ नागरिक माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 इसका पूरा नाम है। आजकल आपको पता है कि ऐसी घटनाएं बहुत सारी बढ़ती हैं कि परिवार में वृद्ध माता पिता थे, उन्होंने प्रॉपर्टी नाम करवा दी बहू बेटों के और वो फिर उनको खाना नहीं दे रहे हैं, इस प्रकार ये अधिनियम में पढ़ेंगे। 3 करंट के मुद्दे हैं, साइबर क्राइम पढ़ेंगे, बौद्धिक संपदा अधिकार पढ़ेंगे, आरटीआई पढ़ेंगे। 2 राजस्थान के एक्ट हैं, एक 1955 का अधिनियम, एक 1956 का अधिनियम। और एक लास्ट टॉपिक जो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे उसमें विधि की अवधारणाएं। विधि, सामंत ने क्या कहा विधि के बारे में, शेबिनी ने क्या कहा, कब्जा क्या होता है, स्वामित्व क्या होता है, अधिकार क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं, सारा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आई होप आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। और इस क्लास का पर्पज मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको उतना बता दिया जाएगा जितना आपके एग्जाम में काम का है, एग्जाम क्लियर हो जाए। बाकी आपको बहुत ज्यादा अनावश्यक नॉलेज लेने की जरूरत है नहीं। चलिए मिलते हैं।